जो है वो बहुत बहुत अलग तरह की होती है। हम इसमें मेनली बात करेंगे पैडागोगी और एंड्रागोगी के बारे में। तो ये होती क्या है पूरा इसमें जानेंगे। तो इस लेक्चर में आपको मैं पैडागोगी बताऊंगा, उसकी अप्रोचेस बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड्रागोगी को अच्छे से करेंगे कि ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। सो देखिए, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र इनकी पैडागोगी कहलाता है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पैडागोगी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन क्या है? जो सीक्वेंस वाइज चलता है। यानी कि विधिवत अध्ययन क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को क्रम वाइज करते हैं, लाइन वाइज करते हैं, विधि पूर्वक चलते हैं जैसा उसे करना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं पैडागोगी, यानी कि शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सिंपल सा मतलब है क्या कि जब शिक्षक जो अध्यापन शैली है ना, तो अध्यापन शैली है या इसमें नीतियाँ अध्ययन होती है, तब भी देखिए शिक्षक अध्यापन कार्य करता है। इनकी देखिए जब भी हमें शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो क्या ध्यान रखते हैं, वो एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि जो वो पढ़ाने जा रहे हैं कि वो शिक्षक को वो छात्रों को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं वो चीज़ अच्छे से समझाऊंगा या किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में अगर आपको शिक्षक जो है वो अच्छे से पढ़ाते हैं तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा, तो आप उसे अच्छे से आसानी से कर पाते हैं, है ना। तो अगर आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए यहाँ पे है क्या कि जब भी शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, सबसे पहले वो चीज़ पढ़ाते हैं आसानी से जो बच्चे के समझ में आ जाए। तो देखिए, इससे क्या है, तो इससे पैडागोगी और एंड्रागोगी जो है वो ग्रीक मूल का शाब्दिक अर्थ है। यानी कि देखिए, जो भी पैडागोगी होती है या जो भी एंड्रागोगी होती है, ये कहाँ से निकला है? ये ग्रीक भाषा से निकला है ना। ग्रीक भाषा मतलब जो ग्रीक्स की भाषा है। तो देखिए, पैडागोगी को कहते हैं, ये पैडी से निकला है। पैडी का मतलब होता है चाइल्ड और एगो मतलब गाइड, यानी कि पैडागोगी। पैडी का मतलब चाइल्ड और एगो का मतलब गाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड को गाइड करना। तो देखिए, पैडागोगी होती क्या है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो होता है पैडागोगी, जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है वो होता है एंड्रागोगी। तो देखिए, पैडागोगी को हमने देखा कि पैडी मतलब होता है चाइल्ड, एगो मतलब गाइड। दूसरे को देखिए कि यहाँ पे अंतर्विज्ञान यानी कि जो साधन है, इसमें देखिए जो एंड्रागोगी में जो एंड्रास है उसका मतलब होता है मैन, और एगो का मतलब होता है गाइड, यानी कि मैन को गाइड करना। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, पैडागोगी का मतलब क्या होता है कि बच्चे को गाइड करना, और एंड्रागोगी का मतलब होता है कि मैन को गाइड करना, यानी कि अडल्ट को गाइड करना। आप देखिए, ए एंड डी अगर यहाँ पे आया, अगर आपको भूल जाए तो आप ये याद रख सकते हैं कि ADULT होता है ना, अडल्ट, है ना। ADULT अडल्ट होता है। तो AND मतलब कि एडल्ट की बात कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसका आपको मैंने यहाँ पे मतलब बता दिया। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे अलग अलग दर्शन हैं। देखिए, एक नज़र में एंड्रागोगी वयस्क शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले तरीकों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है और आत्म प्राप्ति, अनुभव प्राप्त करने और समस्या समाधान के लिए निर्देशित करता है। इसके विपरीत शिक्षा शास्त्र एक शिक्षा पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी ज्ञान के मार्गदर्शन और मूल्यांकन और अधिग्रहण के लिए शिक्षक पर निर्भर करता है। सिंपल सी आप एक ही बात दिमाग में बैठाइए। देखिए, आपके सिलेबस में है, आप शिक्षण योग्यता का अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो आपको उसमें पाएंगे कि पैडागोगी, एंड्रागोगी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि एंड्रागोगी मतलब होती है कि अडल्ट्स को पढ़ाना, वयस्क को पढ़ाना, यानी कि बड़े बच्चों को पढ़ाना। तो जो पैडागोगी होती है उसमें क्या है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना। छोटे बच्चे क्या है, देखिए पैडागोगी में शिक्षक के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, निर्भर रहते हैं कि जो टीचर पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे। एंड्रागोगी में क्या है कि जब बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आप बड़े बच्चे हैं ना, अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं लेते तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या है, वो एंड्रागोगी है। लेकिन जो छोटे बच्चों हैं जिन्होंने एग्ज़ाम
क्लियर करना है स्कूल लेवल पे, तो उनको पैडागोगी के अंडर वो आएंगे, क्योंकि वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे। तो देखिए शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोगी, जिसमें पैडागोगी है, पैडागोगिकल अप्रोच है, वो करेंगे। इसके बाद एंड्रागोगी, तो जिसमें एंड्रागोगिकल अप्रोच हम इसमें करेंगे। सो देखिए सबसे पहले करते हैं हम शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोगी यानी कि पैडागोगिकल अप्रोच। तो देखिए शिक्षा शास्त्र से तात्पर्य यानी कि पैडागोगी से तात्पर्य क्या है कि शिक्षकों, छात्रों और सीखने के माहौल और सीखने के कार्यों के बीच पारस्परिक क्रियाएं। अब देखिए इसका मतलब जानें क्या है। हर एक चीज़ में मतलब छुपा है। देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक, छात्र और सीखने का माहौल। सीखने का माहौल मतलब यहाँ पे शिक्षक है, यहाँ पे छात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कक्षा है ना। यहाँ पे शिक्षक, यहाँ पे छात्र, यहाँ पे कक्षा। तो सीखने का माहौल कहाँ पे होता है, हमेशा कक्षा में ही होता है। तो पैडागोगी क्या होती है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं कहाँ पे, क्लास में, तो वो क्या है, वो है पैडागोगी यानी कि शिक्षा शास्त्र। इस व्यापक शब्द में यह भी शामिल है कि शिक्षक और छात्र किस तरह से एक साथ संबंध रखते हैं और साथ ही कक्षा में लागू होने वाले अनुदेशात्मक दृष्टिकोण भी हैं। अनुदेशात्मक मतलब कि जो देखिए जैसे हर एक स्कूल है, वहाँ पे क्या होता है कि हर एक का रूल होता है ना। तो वहाँ पे क्या है कि ये देखना है कि शिक्षक छात्र का संबंध कैसा है। संबंध मतलब कि शिक्षक और छात्र आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं। अब देखिए जैसे आप भी छोटे थे, जब आप भी, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, तो कुछ शिक्षक ऐसे थे जिससे हम आसानी से घुल मिल जाते थे, यानी कि बच्चे जो है आसानी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके आने से बच्चे डर जाते हैं, है ना। तो उनसे अपनी बात कह नहीं पाते, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, वो समस्या है, वो बता नहीं पाते। तो हमेशा ही छात्र शिक्षक का संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो उसे आसानी से समझाए। जैसे देखिए मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में पढ़ाया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, तो शिक्षक का काम क्या होता है कि वो फिर से वो चीज़ पढ़ाए आसान तरीके से, कि ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। अब कुछ शिक्षक देखिए ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, तो अगर उसके बारे में किसी से, टीचर से डिस्कस किया जाए, वो उसे फिर से नहीं करवाते। तो इससे कि नुकसान किसका है, बच्चों का, है ना। तो टॉपिक ऐसा समझाना चाहिए कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहिए कि ताकि बच्चों के दिमाग में आ जाए, तो शिक्षक भी उससे आसानी से रिजल्ट निकलवा सकता है। अब देखिए क्लास में जैसे शिक्षक ने 50 बच्चों को पढ़ा दिया, और उसमें से 50 में से 5 बच्चे पास हुए, 45 फेल हुए, तो कहाँ पे गलती है, ये शिक्षक के पढ़ाने में गलती है। दूसरी तरफ शिक्षक ने पढ़ाया, 50 में से 2 बच्चे फेल हुए या 50 के 50 पास हो गए सारी, तो इसमें क्या है, शिक्षक की गुडविल है। तो शिक्षक ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। अब देखिए जैसे मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, मैं जैसे पेपर 2 की भी तैयारी करवाता हूँ यहाँ पे, तो हमेशा ही मैं कहता हूँ 50 में से 40 क्वेश्चन आपके गारंटेड निकलेंगे पेपर 1 में से, और 100 में से 80+ क्वेश्चन निकलेंगे आपके पेपर 2 से, और गारंटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम से निकलते हैं। तो होता क्या है कि शिक्षक के पढ़ाने का तरीका जो बारीकी से समझाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है। सो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पैडागोगिकल अप्रोच यानी कि शिक्षा शास्त्र में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पैडागोगी में क्या चीज़ आती है, पहली आती है एकीकृत शिक्षण यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब देखिए सीखना एक विशेष क्षेत्र से सामग्री और कौशल यानी कि कंटेंट और स्किल को एक साथ लाता है। विभिन्न विषयों के कई क्षेत्रों से सामग्री आसानी से पहचानी जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखना है, यानी कि जो सीखना है वो क्या है, एक विशेष क्षेत्र। एक विशेष क्षेत्र क्या है कि जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, है ना, कोई टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम चीज़ पढ़ाते हैं, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जब शिक्षक कोई चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो विषय है और जो आपका कौशल है वो एक साथ आते हैं। यानी कि मान लीजिए कि टॉपिक बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है टॉपिक, लेकिन आसान भाषा में करवाया जाए तो उससे क्या है, आपको सामग्री यानी कि कंटेंट भी समझ में आएगा और आप कौशल के जरिए उसे आसान बना लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मुश्किल शब्द हैं वो समझ नहीं आते, तो शिक्षक क्या करते हैं कि उनको ट्रिक से समझा देते हैं। मैथ्स के बहुत सारे सवाल ऐसे टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, उन्हें आसानी से समझाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो विभिन्न विषय हैं, जो विभिन्न टॉपिक्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कंटेंट है वो आसानी से समझ आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, तो शिक्षण योग्यता है,
आप इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें आते होंगे, बहुत सारे टॉपिक नहीं भी आते होंगे, तो क्या करेंगे कि आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो इसमें इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ क्या है अपना कौशल का इस्तेमाल करते हैं, उसे आसान बना के समझ लेते हैं। तो पूछताछ सीखना, इंक्वायरी लर्निंग, देखिए यहाँ पे पूछताछ से मतलब क्या है कि अधिगमों को प्रश्न, समस्याओं, चुनौतियों द्वारा निर्देशित किया जाता है जो छात्रों को संबोधित करने के लिए काम करते हैं। अब देखिए पूछताछ लर्निंग क्या है, मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को टॉपिक या विषय समझा दिया, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो वो क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे या उनको कोई समस्याएं दे देंगे तो जिससे सॉल्व करना होता है ना। तो उससे क्या है बच्चे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, तो उनको समझ में आ गया। अगर वो हल नहीं कर पाए तो यानी कि उनको टॉपिक समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ जब बच्चों को समझ नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि शिक्षक से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि ये ऐसे क्यों आया, है ना। तो उससे क्या है कि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ने में। तो ये क्या है, इंक्वायरी लर्निंग, यानी कि जो जो टीचर पढ़ाते जाएंगे बच्चों से वो साथ में सवाल पूछते जाएंगे, तो जिससे ये हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ बच्चों को ये आ गया। विभेदित निर्देश यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, देखिए गतिविधियाँ छात्रों की कई शैलियों, क्षमताओं और तत्परता को संबोधित करती है। निर्देशात्मक दृष्टिकोणों का एक सत्यापन शामिल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कई गतिविधियाँ हैं जिसमें क्या है कि छात्रों की कई शैलियाँ, क्षमता, तत्परता आती है। देखिए हर एक का जो स्टाइल है अलग से है, हर एक की जो कैपेसिटी है वो अलग से है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से नहीं पकड़ पाते चीज़ों को, है ना। तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे देखिए निर्देशात्मक दृष्टिकोण है। निर्देशात्मक दृष्टिकोण क्या है कि जो चीज़ों को समझाना निर्देश देके, है ना, एक ऐसा दृष्टिकोण सेट कर देना कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है। मान लीजिए आप चीज़ पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होती, तो टीचर आपको कहता है कि आप इसमें से ये चीज़ हटा दो, फिर आप इसे ऐसे याद करो। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसके ऊपर डिपेंड रहिए। तो होगा क्या, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या है, निर्देशात्मक दृष्टिकोण। दृश्य श्रवण की जरूरतों को संबोधित करना। दृश्य श्रवण, दृश्य मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, श्रवण मतलब कि जो चीज़ हमें सुनाई देती है ना। तो उसकी जरूरतों को संबोधित करना। तो कठिनाइयों के साथ अधिगम के लिए रणनीति भी शामिल है। अब देखिए अधिगम मतलब कि जो आप चीज़ सीख रहे हैं, आप है अधिगम करता, बच्चे हैं अधिगम करता या सीख रहे हैं, है ना। तो जो उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं उसे रणनीति शामिल करते हैं। रणनीति मतलब कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आसानी से समझाता हूँ। जैसे आपके पेपर 1 में 10 यूनिट है ना, वो आपको ये कम समय में कवर करने हैं। तो इसमें क्या है, जो पाँचवा, छठा और सातवां जो यूनिट है मैथ्स का, रीजनिंग का और डाटा इंटरप्रिटेशन का, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने ये कठिनाइयाँ हैं कि 10 में से 3 यूनिट मेरे मुश्किल है, 7 में आसानी से कर लूँगा या कर लूँगी। तो इसमें क्या है कि आपको एक रणनीति बना के चलनी होगी कि इसे कैसे किया जाए, ज़्यादा टाइम किस पे देना है, कम टाइम किसके ऊपर देना है, किससे कैसे करना है, इसे आप रणनीति बना के चलते हैं। तो है विभेदित निर्देश। तो देखिए नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि एक्सपेरिएंटल लर्निंग। तो देखिए प्रामाणिक अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। प्रामाणिक अधिगम मतलब कि यानी कि जो चीज़ प्रमाण है, यानी कि जिसका सर्टिफिकेट है, जिसका सबूत है, तो उसके क्या है अनुभव प्रदान किए जाते हैं। जैसे देखिए वास्तविक वस्तुओं के साथ काम करना, सूचना के वास्तविक स्रोतों का उपयोग करना। वास्तविक वस्तुएं मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे हम स्कूल में बच्चों को जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे साइंस का टॉपिक मान लीजिए पढ़ाया, विज्ञान का, तो अब उन्हें लेबोरेटरी में लेके जाया जाता है, जहाँ पे देखिए जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, और साथ में जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना सूक्ष्मदर्शी, ये चीज़ देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। इंसान के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। तो वो चीज़ वो वैसे ही जाके वास्तविक वस्तुओं के साथ उसके साथ वो काम करते हैं, है ना। जैसे लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, हमने बुक में पढ़ा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन वास्तव में जब हम वो चीज़ करते हैं तो हमें क्या है कि एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है ना, जो चीज़ हमने खुद से की हुई होती है। शिक्षक कक्षा से परे अनुभव प्रदान करता है। शिक्षक देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षण कक्षा यानी कि जो हम क्लास में सीखते हैं और वही चीज़ को हम फिर प्रैक्टिकल के तौर पर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना।
तो उसमें क्या है कि हमें क्या है कि एक्सपीरियंस आता है। अब मान लीजिए आपने कंप्यूटर की किताब पढ़ ली, तो उसमें जो जो चीज़ आपकी उसमें बताई जाती हैं कंप्यूटर में, है ना, तो वो आपने पढ़ ली, लेकिन वास्तव में जब आपने उसका प्रैक्टिकल किया, वो खुद चीज़ करके देखी, तो आपको उसमें अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, अलग तरीके का अनुभव मिलेगा। तो वो क्या है, अनुभवात्मक अधिगम। वास्तविक दुनिया के मुद्दे और समस्याओं को भी संबोधित इसमें किया जाता है। सो नेक्स्ट है सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। समूह और सहकारी अधिगम रणनीतियाँ एक प्राथमिकता है। सहकारी शिक्षण कौशल स्पष्ट रूप से सिखाया और अभ्यास कराया जाता है। इनकी देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग है यहाँ पे क्या है, समूह बनाया जाता है। यानी कि देखिए बच्चों का समूह बना दिया, है ना, जैसे मान लीजिए 5-6 बच्चे 10 बच्चे हैं, उनको अलग अलग, जैसे कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 में से 5 टीम बना दी, उनकी हर एक टीम में 10-10 बच्चे हैं। तो उसमें क्या है कि रणनीतियाँ दी जाती हैं, वहाँ पे उनको टॉपिक दे दिया जाता है। तो क्या करते हैं कि बच्चे टीम में एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि उनको आपस में क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, वो सहकारी अधिगम जिसे कहते हैं। उसमें क्या है कि सहकारी शिक्षण कौशल रूप से सिखाया और अभ्यास किया जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि शिक्षक ने मान लीजिए कि बहुत अच्छे से उनको क्या है कि समझाया, हर एक को टॉपिक दे दिया, किसी को कुछ टॉपिक दे दिया, किसी को कुछ टॉपिक दे दिया, तो सारे बच्चे उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको ऊपर डिस्कस करते हैं, तो क्या है उनको अलग अलग अनुभव सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास नॉलेज है, आप किसी फ्रेंड से अपने नॉलेज शेयर करते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके फ्रेंड को भी आपसे नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपको अपने फ्रेंड से नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो उसे कहते हैं सहकारी अधिगम। ठीक है। सो नेक्स्ट है छात्रों के सीखने का मूल्यांकन। छात्रों के सीखने का मूल्यांकन क्या है, देखिए असेसमेंट एंड एवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो देखिए बहुत ज़रूरी है मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, अब उसे जानना ज़रूरी है ना, कि बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं। अब होगा क्या, तो मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब देखिए होता क्या है उसमें, जब भी मान लीजिए कि आपको टीचर ने समझा दिया, तो आपका वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, या आपके टेस्ट होते रहते हैं उसमें। तो उसमें होता क्या है, जब भी आपके टेस्ट होते हैं तो आपका उसमें मूल्यांकन किया जाता है कि आप उसमें कितना पारंगत हो चुके हैं, आपको वो कितनी चीज़ आ चुकी है, तो उसे कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है। तो उपकरण और प्रदान करना जो छात्रों की मदद करते हैं और छात्रों के सीखने और प्रदर्शन के बारे में प्रारंभिक और योग्यात्मक जानकारी पर अभिग्रहण करते हैं। इन उपकरणों में प्रश्न जांच सूची शामिल है। अब देखिए मूल्यांकन का मतलब आपको मैंने सिंपल बता दिया कि ये देखना एंड में कि बच्चों को कितना समझ में आया। बच्चे भी यहाँ पे देखते हैं कि जो उन्होंने सीखा होता है उनका कितना समझ में आता है। मान लीजिए टीचर ने आपको 5 लेसन पढ़ा दिए, आपको वो कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जांच सूची आपकी शामिल की जाएगी, कि ताकि ये देखा जा सके कि आप कितने योग्य हैं, कितनी चीज़ आपने कर ली है। होता है ना, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ऐसे करके उसे बोलते हैं मूल्यांकन। सो नेक्स्ट देखिए सहकारी शिक्षण। ठीक है, यानी कि पीर टीचिंग। इसमें क्या होता है कि छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को साथियों और शिक्षकों और उल्लेख के रूप में सक्रिय रूप से पेश करने के अवसर प्रदान करता है। आकस्मिक शिक्षण, आकस्मिक होता है अचानक, शिक्षण जो सहकारी शिक्षा प्रस्तुतियों आदि से उत्पन्न होता है। अब देखिए जो सहकारी शिक्षा है ना, इनकी सहकर्मी शिक्षण है, पीर टीचिंग इसमें होती है कि 2 या 2 से अधिक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें क्या है, देखिए छात्रों को जो उनका ज्ञान होता है, जो उनका कौशल होता है, तो वो क्या है कि वो जो छात्रों का ज्ञान है, जो कौशल है, वो सक्रिय रूप से पेश करना है। यानी कि देखिए कि जैसे मान लीजिए कि शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को टॉपिक दे दिया, तो देखिए जो छात्रों के पास ज्ञान है, जो उनके पास कौशल है ना, तो बच्चे उसका अब इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने कह दिया कि आप ये टॉपिक कर लीजिए, आप वो टॉपिक कर लीजिए, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो छात्रों का ज्ञान होगा, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि आप ये चित्र बनाइए, आप वो चित्र बनाइए, आप ऐसा मॉडल बनाइए, तो बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टेक्निक है, जो कौशल है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो सहकारी शिक्षण यही है कि जब 2 या 2 से अधिक टीचर बच्चों को समझाते हैं। मामला अध्ययन यानी कि केस स्टडी।
प्रासंगिक मामला अध्ययन यानी कि केस स्टडी शामिल है। हालांकि मामला अध्ययन केस स्टडी वास्तविक परिस्थितियों से वास्तविक घटनाओं का वर्णन है जो छात्र एक प्रमाणिक संदर्भ में अवधारणाओं का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक घटनाएं हैं, वास्तविक परिस्थितियां हैं, उसमें इसका वर्णन है। केस स्टडी देखिए जो यूपीएससी जो आईएएस के स्टूडेंट हैं उनको देखिए केस स्टडी यहाँ पे मिलती है। केस स्टडी होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको मैं सीधी सी बात बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप सीआईडी जो सीरियल है वो देखते हैं, उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में ही होता है ना, स्टार्टिंग में ही कि केस आ जाता है। जहाँ आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कुछ भी ऐसा देखते हैं थ्रिलर वाला सीरियल, तो उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में ही होता है ना कि मर्डर मिस्ट्री आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो आपके सामने केस स्टडी आ जाता है पूरा। तो फिर आप गैस करते हैं कि ये अपराधी होगा, उसने कत्ल किया होगा, ये अपराधी होगा, ऐसे होगा। तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके द्वारा सोचा गया अपराधी एंड में वही निकलता है, तो वो क्या आता है, केस सॉल्व हो जाता है। तो वो क्या है, केस स्टडी। यानी कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है, ऐसा स्थिति दी जाती है, परिस्थिति घटना दी जाती है जिसको आपको पूरा अध्ययन करना होता है, जिसको आपको पूरा ही सोचना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वो है मामला अध्ययन। यानी कि आपको एक वास्तविक घटना दे देना, फिर आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं कि कैसे कैसे ही होगा, कैसे कैसे ही आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सो नेक्स्ट है नियंत्रण का स्थान। तो देखिए लास्ट नियंत्रण का सिद्धांत, यानी कि देखिए छात्रों को कार्यक्रम के संदर्भ के तत्वों को चुनने के लिए सार्थक अवसर प्रदान किए जाते हैं जिस माध्यम में वे काम करना चाहते हैं और या चुने हुए मुद्दे पर गहराई से जाना चाहते हैं। देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि छात्रों को यहाँ पे छूट दी जाती है कि जो भी वो करना चाहते हैं, जिस भाषा में करना चाहते हैं वो उसको चुन सकते हैं। उसके लिए क्या है कि वो मुद्दे में, यानी कि जो उनके सामने मुद्दा है, जो उनके सामने कोई टॉपिक दिया है उनको, वो किस गहराई से, कितनी गहराई में से जाना चाहते हैं, यहाँ पे उनको छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक दे दिया करने के लिए कि ये लीजिए टॉपिक, आप नोटबंदी का टॉपिक दे दिया, जीएसटी का टॉपिक दे दिया, है ना, कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया कि लीजिए ये टॉपिक आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, तो उसमें आपको छूट दी जाती है। चाहे आप बुक पढ़िए, चाहे आप गूगल सर्च करिए, चाहे आप यूट्यूब देखिए, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, किसी भी लैंग्वेज में इकट्ठी करिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो है लोकस ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे आप क्या है कि जिस गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे सार्थक अवसर मिलते हैं। तो ये है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, एंड्रोगॉगी का मतलब होता है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना। पैडागॉगी का मतलब क्या था कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, जो एक टीचर पढ़ाते हैं। एंड्रोगॉगी मतलब होता है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना, तो वो होती है एंड्रोगॉगी। तो देखिए मैल्कम शेफर्ड, ठीक है, नोल्स, मैल्कम शेफर्ड नोल्स, या कई बार देखिए मैल्कम नोल्स आ जाता है ओनली। ये इनका था जन्म 1913 से 1997 तक। एक अमेरिकी शिक्षक थे जो अच्छी तरह से वयस्क शिक्षा के पर्याय के रूप में एंड्रागॉगी शब्द के उपयोग के लिए जाने जाते थे। मैल्कॉम नोल्स के अनुसार एंड्रागॉगी वयस्क सीखने की कला और विज्ञान है। इस प्रकार एंड्रागॉगी किसी भी वयस्क सीखने के रूप में संदर्भित करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एंड्रागॉगी शब्द का मतलब क्या है कि वयस्क सीखने की कला, यानी कि ये कला और विज्ञान है इनकी, जहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए पैडागॉगी जो था वो उसका मतलब क्या था कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, जब स्कूल में छोटे बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन एंड्रागॉगी क्या है कि जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, या बड़े बच्चे इसमें देखिए खुद भी पढ़ते हैं। अब देखिए आप, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग लेते हैं या कोचिंग नहीं लेते, तो आप किस में आएंगे, एंड्रागॉगी में आएंगे, ठीक है, जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए एंड्रा मतलब एडल्ट। सो देखिए शब्द और शब्द शास्त्र शब्द पदावली के समान माना जा सकता है। ग्रीक में एंड्रागॉगी का अर्थ है शिक्षा शास्त्र की तुलना में मानव अग्रणी, जिसका ग्रीक में अर्थ होता है बाल अग्रणी, ठीक है। उसके बाद हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शैक्षणिक शब्द प्राचीन यूनानी काल से इस्तेमाल किया गया है, जबकि अलेक्जेंडर कप जर्मन शिक्षक ने पहली बार 1833 में शब्द और धर्मशास्त्र का उपयोग किया। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये याद रखिए कि जो एंड्रागॉगी जो है उसका मतलब होता है बड़े बच्चों को पढ़ाना। ये कॉन्सेप्ट किसका था, मैल्कम शेफर्ड नोल्स का। सो देखिए इसमें आएगा
अडल्ट लर्निंग, यानी कि जब देखिए बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि हम बात करेंगे अडल्ट लर्निंग के बारे में, यानी कि वयस्क अधिगम, वयस्क वयस्क अपेक्षाएं, अडल्ट लर्निंग और अडल्ट एक्सपेक्टेशन। जो आपका देखिए यूजीसी नेट का यूनिट 1 है, उसमें आप अडल्ट लर्निंग देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आपको इसमें पूरा अच्छे से करवाया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ऐसे नोट्स यहाँ पे आपको मैं करवा रहा हूँ। आप अगर आपके पास कोई भी वर्ल्ड बेस्ट बुक भी है पेपर 1 की, वो साथ में रख लीजिए, आपको खुद ही ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। देखिए ऐसे नोट्स आपको किसी भी बुक में मिलेंगे नहीं। इसे आप ध्यान से करेंगे तो आपको पहली ही बार में नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, 40+ क्वेश्चन निकलेंगे 50 में से। देखिए वयस्क अधिगम यानी कि अडल्ट लर्निंग में क्या है कि वयस्क शिक्षार्थियों के 5 मान यानी कि नॉल्स, 5 अजम्पशन ऑफ अडल्ट लर्नर्स। अब देखिए जो नॉल्स हैं, उन्होंने वयस्क शिक्षार्थी यानी कि जो वयस्क अधिगम करता है यानी कि अडल्ट लर्नर है, उनके 5 मान दिए, इनके 5 अजम्पशन दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए 1980 में नॉल्स ने वयस्क शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं के बारे में 4 धारणाएं बनाई, जो कि बाल शिक्षा शास्त्र के बारे में मान्यताओं से भिन्न है। 1984 में, यानी कि देखिए जब 1980 में उन्होंने 4 धारणाएं बनाई, उसके बाद क्या किया उन्होंने 1984 में, यानी कि तकरीबन 4 साल बाद 5वीं धारणा को जोड़ा। यानी कि पहले क्या था, ये 4 धारणाएं थी, लेकिन बाद में क्या था, 4 साल के बाद 5वीं धारणा को भी जोड़ दिया। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है कि स्वयं संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि देखिए जब भी जो अधिगम करता है यानी कि जो वयस्क है यानी कि जो अडल्ट है, वो स्वयं संकल्पना से यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। देखिए जैसे कि एक व्यक्ति अपनी आत्म अवधारणा परिपक्व करता है और वह एक आश्रित व्यक्तित्व होने की दिशा में एक से एक स्वयं निर्देशित मानव होने की ओर बढ़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्व संकल्पना से आपका देखिए जैसे मान लीजिए आपको, जैसे बड़े बच्चे हैं तो उनको संकल्प लेना पड़ता है ना कि उन्हें खुद से क्या पढ़ना है। जैसे आप कहते हैं मैं यूजीसी नेट की तैयारी करूँगा, मैं खुद से नोट्स बनाऊँगा, तो आप उससे तैयारी करते हैं ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि आप खुद से जब तैयारी करते हैं वो। वयस्क सीखने का अनुभव, देखिए अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस क्या है इसमें, एक व्यक्ति के रूप में वह परिपक्व होता है, वह अनुभव के बढ़ते भंडार को जमा करता है और सीखने के लिए एक बढ़ता संसाधन बन जाता है। देखिए वयस्क सीखने का अनुभव क्या है, अब देखिए जैसे बड़े बच्चे हैं, जैसे आप हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्या है, परिपक्वता आ जाती है, आपके अंदर क्या है, एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके अंदर अनुभव आ जाता है। यानी कि जो भी आपने चीज़ पढ़ी हुई है वो वो आपके अंदर क्या है, जमा होती रहती है। तो इससे क्या है, आपको क्या है, एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप देखिए पीएचडी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पीएचडी कर लिया, उसके बाद क्या है, आपको पीएचडी का एक्सपीरियंस आ गया है ना। तो अगर मान लीजिए कोई आपका भाई बहन या आपका दोस्त या कोई भी पीएचडी करता है तो वो आपसे हेल्प लेता है, सहायता लेता है, तो आप उसे पीएचडी के बारे में बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास अनुभव है। अब देखिए जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो कई क्या करते हैं कि अपने स्कूल के टीचर से पूछते हैं, सॉरी कॉलेज के टीचर से, यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछते हैं, बताइए कि कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखिए जो टीचर है वो क्या है, वो वेल एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है। इसलिए जानने के लिए तत्परता, अब देखिए रेडीनेस टू लर्न, अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि एक व्यक्ति सीखने के लिए अपनी तत्परता को परिपक्व करता है, वह अपनी सामाजिक भूमिकाओं के विकास कार्य के लिए उन्मुख हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जानने के लिए तत्परता क्या है कि जो वयस्क होते हैं वो हमेशा ही जानने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप ऐसे तैयारी करना चाहते हैं कि आपको हर चीज़ पता हो, आपके लिए हर चीज़ आसान हो, है ना। तो वो क्या है, जानने के लिए तत्परता, आप हमेशा ही हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं। अधिगम के लिए दिशा निर्देश, अब देखिए ओरिएंटेशन टू लर्निंग, जैसा कि एक व्यक्ति अपने समय के दृष्टिकोण को ज्ञान में बदलता है, परिणाम स्वरूप उसके उन्मुखीकरण सीखने की ओर से विषय केंद्रिता से एक समस्या केंद्रिता की ओर जाता है। अब देखिए जैसे दिशा निर्देश क्या है, देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या है, आप पहले विषय के ऊपर केंद्रित करते हैं ना, विषय केंद्रित होता है ना। जैसे आप उसे पढ़ते जाते हैं, आपके सामने समस्या आती रहती है, फिर आप उसे समस्या को हल करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको पढ़ते पढ़ते पता लगता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है,
कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है और क्या उसमें समस्या है, कैसे उसे समाधान करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है, वो आता है अध्ययन के लिए दिशा निर्देश या ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग में। यानी कि जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या नहीं है, तो वो आप इसमें देखते हैं। जानने के लिए प्रेरणा, इनकी मोटिवेशन टू लर्न। जैसा कि एक व्यक्ति सीखने की प्रेरणा को परिपक्व करता है वह आंतरिक। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि आप हमेशा ही हर एक चीज़ को जानने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी सीखने की प्रेरणा है यहाँ पे परिपक्व होती है आंतरिक रूप से, यानी कि आपको अंदर से आभास हो जाता है, अंदर से आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप कैसे क्या करें, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने यूजी नेट की तैयारी करनी है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, या आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिए लेकिन आपको क्वालिफाई नहीं हुआ, तो होगा क्या कि जब आप देखेंगे किसी का इंटरव्यू कि उसने पहली ही बार क्वालिफाई कर लिया, उसने ये नोट्स फॉलो किए, उसने वो नोट्स फॉलो किए, उससे क्या है आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम कर लूँ। तो वो है जानने के लिए प्रेरणा। तो ये देखिए 5 इसके मान है, संकल्प है जो हमने किए हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि नॉल्स ने 4 प्रिंसिपल दिए हैं सिद्धांत। अब देखिए 5 मान थे, यानी कि 5 अजम्पशन थी, लेकिन देखिए एंड्रागोगी के यहाँ पे 4 सिद्धांत भी हैं, 4 प्रिंसिपल भी हैं एंड्रागोगी के। तो वो कौन से हैं देखिए, 1984 में नॉल्स ने 4 सिद्धांत सुझाए जो वयस्क सीखने पर लागू होते हैं। देखिए 1980 में दिखाए थे इन्होंने। तो देखिए पहला क्या है सिद्धांत, ठीक है, या पहला यहाँ पे देखिए क्या है कि पहला प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, इससे पहले हमने मानता है कि ना, यहाँ पे हम सिद्धांत करेंगे। अब देखिए वयस्कों को उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। अब देखिए पहली बात क्या है, जो वयस्क हैं, इनकी जो बड़े बच्चे हैं, उनको क्या है कि जो उनका निर्देश की योजना है, यानी कि जो उनका देखिए उन्हें क्या करना है, उनका मूल्यांकन क्या है, यानी कि वो कैसे पढ़ते हैं, किस हिसाब से पढ़ते हैं, कौन सी तैयारी करते हैं, और मूल्यांकन मतलब कि वो कितना पढ़ते हैं, उन्होंने जो पढ़ा वो उनके कितने काम का है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे यानी कि आप तैयारी करते हैं, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, आपको यूजीसी नेट देना है, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो आप सही गाइडेंस आपको मिल रही है कि नहीं, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अनुभव यानी कि गलतियों सहित। देखिए अनुभव कैसे आता है, हमेशा गलतियों से आता है। अनुभव सीखने की गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अनुभव है वो क्या करता है कि जो सीखने की हमारी गतिविधियाँ हैं उसे आधार प्रदान करता है, इनके उसे बेस देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपका अनुभव कैसे आएगा, गलतियों से। जैसे मान लीजिए आपने तैयारी की, आपने ये सोचा कि 50 क्वेश्चन आते हैं और मैं मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो 35 जो क्वेश्चन का आप एग्ज़ाम तैयार करके गए, लेकिन हुआ क्या, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हुआ नहीं। तो आपको अगली बार ये अनुभव हुआ कि मैंने यहाँ पे गलती की थी, मेरे को पूरा एग्ज़ाम करना चाहिए था, इसलिए मैं अब अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं पूरे क्वेश्चन करके जाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो कई बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन फिर भी छोड़ देते हैं, तो आप यहाँ पे गलती करते हैं, तो आपका अनुभव होगा कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप पूरे क्वेश्चन को कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका अनुभव आ जाएगा कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें पूरा ही करना है। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे सीखने के लिए आधार प्रदान होता है। वयस्क उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि रखता है जिनका व्यक्तिगत जीवन में तत्काल प्रासंगिकता और प्रभाव होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वयस्क हैं उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं, यानी कि वो सबसे अधिक वो चीज़ को सीखते हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन में तत्काल प्रभाव होता है। यानी कि देखिए जो प्रासंगिकता होती है, यानी कि जो आपका जो जीवन है, जो आपकी लाइफ है, जो आपका जीवन का नज़रिया है, आप उस चीज़ को, टॉपिक को पहले पकड़ेंगे जो प्रभावी है ना, वो जो आपके काम का है, जो आपके जीवन में काम आने वाला है या आ रहा है, आप उसे सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। सामग्री उन्मुख होने के बजाय वयस्क शिक्षण समस्या केंद्रित है। अब देखिए जो सामग्री क्या है, उन्मुख है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो आपकी जो वयस्क शिक्षण है वो क्या है, समस्या केंद्रित। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्या आती हैं, तो आपका काम क्या है, उस समस्या को दूर करना, उस समस्या का हल करना। तो देखिए जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको क्या है, अनुभव आता जाएगा और आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो ये है इसके 4 सिद्धांत। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए
जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था पैडागोगी और इसमें कर रहे हैं हम एंड्रागोगी। तो इसमें देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे आपको फिर भी एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए है क्या यहाँ पे है पैडागोगी, यहाँ पे है एंड्रागोगी, यानी कि शैक्षणिक दृष्टिकोण, एंड्रागोगी दृष्टिकोण। देखिए शिक्षार्थी शिक्षक पर निर्भर करते हैं, शिक्षक वह जो प्रगति का मूल्यांकन करता है और जो सिखाया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। देखिए पैडागोगी में क्या था कि जब बच्चे शिक्षक से पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसमें क्या है कि बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं, वो क्या करते हैं कि वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड है, शिक्षक के ऊपर निर्भर है। तो जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं वो उनको पढ़ना पड़ता है, और शिक्षक क्या करते हैं कि जो उनका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कितना सीखते हैं, उनका मूल्यांकन क्या करते हैं वो शिक्षक करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो जो शिक्षक उन्हें सिखाएंगे वो उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इनकी पूरी तरह से यहाँ पे शिक्षक के ऊपर बच्चे डिपेंड है, निर्भर है। लेकिन एंड्रागोगी में दूसरी तरफ क्या है, शिक्षक पर विद्यार्थी डिपेंड नहीं है, वो स्वयं पर डिपेंड है। यानी कि देखिए कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लेकिन जब आप यूजी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कोचिंग लें, स्कूल में जाएं, कहीं पे जाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना, आपको खुद से तैयारी कर सकते हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो आप स्वयं पर निर्भर हैं। यहाँ पे पैडागोगी में क्या है कि शिक्षक पर निर्भर है, यहाँ पे क्या है एंडागोगी में आप स्वयं पर निर्भर हैं। शिक्षार्थी जीवन के छोटे अनुभव के साथ तालिका में आता है। बच्चों का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है और शिक्षक सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि शिक्षार्थी के साथियों के पास अनुभव की कमी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी है उसका दिमाग क्या है, खाली स्लेट की तरह है। अब जो उन्हें टीचर बताएंगे, शिक्षक बताएंगे, वो उसी को सीखेंगे। अब जो शिक्षार्थी है स्कूल में पढ़ते हैं, जो उनके साथी हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो चाहे शिक्षार्थी चाहे उनके साथी, उनको सारी चीज़ के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है शिक्षकों पर। लेकिन दूसरी ओर एंड्रागोगी देखें, वहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी है उसे देखिए जीवन के अनुभव का उपयोग नींव के रूप में करते हैं। प्रशिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर मौजूदा ज्ञान का निर्माण करते हैं और विविध पृष्ठभूमि की समझ की आवश्यकता होती है। वयस्क प्रशिक्षक से सीखते हैं, लेकिन दूसरे से भी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो वयस्क है वो अपने इंस्ट्रक्टर से, वो प्रशिक्षक से सीखेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि दूसरों से भी, अपने दूसरे जो साथी हैं उनसे भी सीख सकते हैं, बाहर से भी सीख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है ना। तो पैडागोगी में क्या है, पूरी तरह से टीचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रक्टर से सीखने के बाद कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे आप देखिए पीएचडी करते हैं तो आपको जो गाइड करने वाला दिया जाता है, तो वो कई बार आपके सब्जेक्ट का होता ही नहीं है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि आपको नॉलेज कहीं और से इकट्ठी करनी पड़ती है। इसलिए सीखने को एक प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे एक तरह से अनुक्रमित किया जाता है जो तार्किक समझ में आता है। विषय सामग्री को इकाइयों में करके पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी यहाँ पे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं कि कभी भी एक ही बार में पूरा लेसन नहीं पढ़ाते। वो क्या करते हैं कि उनको टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पेज का लेसन उन्हें वो दो दो करके रोज़ पढ़ा देंगे कि ताकि बच्चों के समझ में आए। लेकिन यहाँ पे क्या है एंड्रागोगी में कि सीखना स्वयं द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षार्थी एक समस्या को देखते हैं और समस्या के आसपास, समाधान के आसपास विषयों को व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई अच्छा ऐसा नहीं है, आप देखिए जितना मर्जी अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे आप एक ही बार में पूरा शिक्षण योग्यता की टीचिंग अपडेट खत्म कर सकते हैं। शिक्षार्थी माता पिता और शिक्षकों जैसे बाहरी स्रोतों से प्रेरित होते हैं। विषय पास या फेल ग्रेड द्वारा पूरा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षार्थी है वो माता पिता के ऊपर डिपेंड करते हैं, शिक्षकों जैसे बाहरी स्रोतों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं या प्रेरित होते हैं, है ना। शिक्षार्थी के ऊपर किसका प्रभाव होता है, टीचरों का, शिक्षकों का और माता पिता का। और जब भी वो पास फेल होते हैं वो ग्रेड उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थी आंतरिक साधनों से प्रेरित होते हैं, जैसे आत्मसम्मान, जीवन की गुणवत्ता, समस्या समाधान और मान्यता की खोज। शिक्षार्थी विषयों को निपुणता से पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पैडागोगी में क्या है कि जहाँ पे शिक्षार्थी के ऊपर
प्रभाव है माता पिता से, माता पिता उनको समझाते हैं ना, शिक्षक उनसे समझाते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। लेकिन एंड्रोगॉगी में क्या है, शिक्षार्थी अंदर से प्रेरित होते हैं, उनको आत्मसम्मान लगता है, उनको लगता है कि मैंने जो मेरे साथी थे वो तो बहुत अच्छी जॉब पे लग गए, वो तो टीचर लग गए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी अच्छे से बनूंगा, टीचर बनूंगा ना, वो चीज़। तो जीवन की गुणवत्ता, अपना जीवन सुधारने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए, ये सारी ही चीज़ें इसमें आती हैं। तो इन शॉर्ट, हम अगर अगर हम बात करें तो शैक्षणिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण क्या है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, और एंड्रोगॉगी दृष्टिकोण क्या है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना। तो ये था आज का लेक्चर।